स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय वीरेंद्र सर। जैसे हमने पिछले लेक्चर में अभी तक हमने 3 सिस्टम के बारे में बात करी थी। एक एफपीएस सिस्टम था, एक सीजीएस था और एक हमारा एमकेएस सिस्टम था। एफपीएस सिस्टम को हमने अडोप्ट नहीं किया, आस्ते आस्ते डिस्कार्ड कर दिया गया था। पहले यूरोपियन कंट्री में काफ़ी फेमस था, उसका कहीं रीजन था। उसके बाद क्या हुआ, सारे इंटरनेशनली तौर पे ना बहुत सी कंट्रियाँ इकट्ठी हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सी यूनिट एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को हम किसको डिफाइन करें। एक्चुअल में क्या है, एफपीएस सिस्टम में बहुत सी कमी थी फुट पाउंड सेकंड में। इसमें क्या था, जैसे मान लो 1 फुट को अगर हमें चेंज करना हो ना सेंटीमीटर में, तो वो लगभग 30.4 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जो हमारा एमकेएस सिस्टम है, इसको हम डेसिमल सिस्टम भी और मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। डेसिमल मैट्रिक क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। जैसे सीजीएस यूनिट में हम बोलते हैं सेंटीमीटर। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो, 10⁻² से कर दो मीटर। अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² से ये कितना होगा सेंटीमीटर। मतलब 10 के मल्टीपल्स में, तो जो 10 के मल्टीपल्स में होता है वो यूज़ करना कंपेरेटिवली ईजी होता है। तो इसलिए हमारा एमकेएस सिस्टम एसआई यूनिट में कंसिडर कर दिया गया। और सीजीएस यूनिट्स को हम यूज़ में क्यों नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया था उसको यूज़ करने में हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही थी। जैसे मैं कर रहा था, कोई 4 kg, अगर कोई भी सामान 4 kg मांगता है तो हमें 1 kg के मेजरिंग वेट्स बनाने पड़ेंगे 4000, और वो कैरी करना संभालना बहुत टफ काम था। और हमें ऐसी यूनिट चाहिए जो हमारे लाइफ में हर चीज़ को ईजी बनाए, कॉम्प्लेक्स ना करे। तो उसके बाद पहले फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी आई थी, जब फिजिक्स में इन्वेंशन कम हुए थे उस टाइम। तो उस टाइम कौन सी थी फंडामेंटल्स यूनिट, कौन सी थी हमारी, थी मास। मैं यूनिट्स बोल रहा हूँ, ये यूनिट्स नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। मास, लेंथ और टाइम। लेकिन पहले ना मैकेनिक्स को ही फिजिक्स मानते थे। जैसे ये न्यूटन्स लॉ हो गए हमारे, जो ये हो गया फ्रिक्शन हो गया, सेंटर ऑफ मास, ये हमारा रोटेशनल मोशन हो गए, ग्रेविटेशन हो गए, मतलब इन सब को ही मानते थे। उस टाइम मॉडर्न फिजिक्स नहीं आया था। जैसे टेम्परेचर को, थर्मोडायनेमिक्स इतना इवॉल्व नहीं हुआ था। तो उस टाइम ना क्या हुआ था, 3 ही मानते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती गई तो हमने क्या हुआ, टोटल 9 यूनिट्स कंसीडर कर ली हमने। 7 फंडामेंटल हैं, 2 सप्लीमेंट्री हैं। अब वो 7 फंडामेंटल कौन सी हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब मैं यहां पर जो लिखूंगा, यहां पर आएगी फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ यूनिट्स के वो यूनिट्स है क्या उसकी, और ये सिंबल उसका। हमारा क्या था, मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद हमारा क्या था, करंट, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको करंट ही तो बोलते हैं। उसके बाद हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद हमारा था क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब मैं मास की यूनिट जो हमारी थी वो स्मॉल केजी में।
अब मैं जो लिख रहा हूँ ना बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसके नेक्स्ट बाद मैं बताऊंगा कि यूनिट लिखने के कन्वेंशन क्या क्या ली गई, कैसे लिखनी चाहिए यूनिट को। जो लेंथ की है वो मीटर मेरी, टाइम के लिए मेरा सेकंड आ गया, टेम्परेचर के लिए मेरा डिग्री सेल्सियस नहीं लेना, डिग्री सेल्सियस में हम डील नहीं करते। वैसे टेम्परेचर हम लगभग हमारे एनवायरनमेंट में कितना टेम्परेचर है, वेदर का टेम्परेचर मतलब, लेकिन हम डिग्री में नहीं, इंटरनेशनली हम केल्विन में डील करते हैं। उसके बाद करंट हमारा एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी की है कैंडला, स्मॉल सी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारा मोल में। अच्छा, भी इनका सिंबल केजी का, सॉरी ये ना एक्चुअल मैंने गलत लिख दिया, ये किलोग्राम है आपका, स्मॉल केजी आ गया, मीटर का स्मॉल एम आ गया, सेकंड का एस आ गया, केल्विन का कैपिटल के लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, एम्पियर का कैपिटल ए, कैंडला का सी डी स्मॉल, और एम का स्मॉल एम ओ एल, ये आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद दो हमारी, अब आपको पता ही है मास केजी डिफाइन किया हुआ है, लेंथ टाइम भी बताया हुआ है, टेम्परेचर मेरा केल्विन में लिया है, डिग्री सेल्सियस में नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाया जा सकता है, माइनस में आपने सुना होगा 50 डिग्री, -60 डिग्री, लेकिन केल्विन क्या है, 0 केल्विन से नीचे हम टेम्परेचर एक्वायर नहीं कर सकते। 0 केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो इसलिए केल्विन को ही हमने स्टैंडर्ड कैलकुलेशन में, आप जब भी करोगे, चाहे केमिस्ट्री में करोगे चाहे फिजिक्स में यूज़ करोगे, मोस्टली केमिस्ट्री में तो आप निकालोगे तो मोस्टली सब जगह केल्विन यूज़ होगा। करंट हमारा एम्पियर में यूज़ होता है। लुमिनस इंटेंसिटी हमारी कैंडला है, लुमिनस इंटेंसिटी हमारी, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता क्या है, जैसे हमारी कोई इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, जैसे हमारी सन है, ये सन से ऐसी रेज आ रही हैं। अब हम किसी पर्टिकुलर अगर एरिया की बात करते हैं तो ऐसी ही ये रेज, तो होता क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं नहीं आज बहुत इंटेंस वो हो रही है, मतलब गर्मी हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, या इंटेंस सूरज की किरणें धरती तक आ रही हैं, उसकी रेज आ रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रेज कमिंग टू पर यूनिट एरिया, उसका इसका एरिया, वो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल्स में, मोल में इस वो करते हैं, यूज करते हैं। एक मोल जो हमारा होता है वो होता है हमारा, एक मोल की अगर मैं वैल्यू बताऊं आपको 6.022 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, और मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक मोल को फिर डिफाइन कैसे किया गया, साइंटिस्टों ने क्या बोला, एक मोल वो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो 12 ग्राम C12, 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑफ C12 आइसोटोप। C12 कार्बन में बहुत टाइप होती हैं, वैरायटी होती हैं, तो एक C12 होता है। आइसोटोप क्या होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, शायद 11th में आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, 3rd-4th यूनिट में आपकी। आइसोटोप होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसोटोप्स बोलते हैं। तो उन्होंने कह दिया भाई इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम होंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन में C12 आइसोटोप में,
उसको हम 1 मोल बोलेंगे। 1 मोल की वैल्यू निकालते हैं, इसका इतना आता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से करोगे। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अगर इसको आप पढ़ लोगे आपका केमिस्ट्री में भी अच्छे से यूज होगा। मैंने टूल्स कराए थे वो मैथमेटिक्स में भी आपके अच्छे से यूज होंगे। तो आपको मैंने बता दिया ये 7 यूनिट जो लिखी है क्या लिख दी है। अब हमारा एक आया है सप्लीमेंट्री। मेरा मोटो ये रहेगा कि हम जितना मर्जी करें उतना समझ के करें। ऐसे तेज भागने का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमें पिछला बोलते चले जाए। इसलिए रिवीजन भी करो और जितना मैं बताऊं आपको आराम से टिका के बताऊं। उसके बाद 2 हमारा है प्लेन एंगल, इसकी यूनिट क्या है हमारी, अगर लिखूं तो रेडियन, और सिंबल हमारा होगा, आपको ये विजिबल भी है कि नहीं पता नहीं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब ये तो मेरा जो प्लेन एंगल है ना, उसकी जो इंग्लिश में लिखूंगा तो उसको रेडियन, और उसका जो सिंबल लिखूंगा ना वो RAD लिखूंगा। अच्छा, उसके बाद एक हमारा आएगा सॉलिड एंगल। उसका आता है स्टेडियन, और इसको SR इसका। अब मैं आपको ना प्लेन एंगल, मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने प्लेन एंगल क्या बताया था आपको, भाई कोई आर्क है, उसने थीटा एंगल बनाया, R रेडियस है और ये हमारा L है, तो मेरा थीटा जो आया था वो L/R आया था। अब L भी मीटर में या कुछ भी होगा, R भी मीटर या उसमें कुछ भी होगा, सेंटीमीटर में होगा, दोनों सेम होंगे, तो उसके मीटर से मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी ये थीटा की वो आ जाएगी रेडियन, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, π/2 या कुछ भी मान लेता हूँ मैं। तो ये देखना, एक तो डायमेंशन लेस होगी, पर यूनिट है इसकी। सेकंड थिंग क्या है मैं आप बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर मैं इस L की वैल्यू कितनी मैक्सिमम कितनी आ सकती है, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस की वैल्यू है, पेरिफेरल की जो इसकी वैल्यू है आपकी कितनी बनती है, वो L की मैक्सिमम वैल्यू 2πr डिवाइड बाय में r, तो कितनी है 2π। तो आपका जो प्लेन एंगल है ये 2π रेडियन तक जा सकता है आपका। 2π = 360 होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब एक मैंने बोला सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल एक्चुअल में ये 2D, 2 डायमेंशन क्या होता है, जैसे मेरा ये x मेरा ये y, तो मैं x पे जा सकता हूँ और y पे भी जा सकता हूँ। जब मैं 3D बोलूँगा ना तो मैं x और y के साथ साथ बाकी जगह भी जा सकता हूँ अपना, मतलब 3rd डायमेंशन में भी जा सकता हूँ। जैसे हम यहाँ बात करते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो 3D एंगल होता है ये। 3D एंगल का मैं जैसे सफियर का केस ले लेता हूँ मैं, एक मेरा ये सफियर हो गया, अब यहाँ पर है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इसने कोई एक ऐसा ये एरिया कट करा है, तो ये एंगल, तो इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा अगर मैं, तो ये तो मेरा किसी स्फीयर का ये सरफेस हो गया, ये मैं मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, ठीक है, सॉरी स्मॉल ए मान लेते हैं इसको, या स्मॉल ए। और ये एंगल, ये जो राउंड शेप में जैसे कॉनिकल होता है ना, तो जो ये राउंड शेप में एंगल है इसको ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा स्टेडियन है, सॉलिड एंगल है हमारा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ये एरिया सॉलिड एंगल के, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड एंगल होता है एरिया कंटेन्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये r है ना, तो इसका ये स्मॉल है डिवाइड बाय में r², ये हमारा स्टेडियन आ गया।
आप समझ गए। ये जो एंगल जो ये एरिया कवर करेगा, ये जो एरिया है, मान लो इसको मैं डी ए बोल दूं या स्मॉल ए बोल दूं मैं, एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस आर, दैट्स एंगल विल बी कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। ठीक है, वो एंगल सॉलिड एंगल बन जाएगा आपका। अब एक चीज देखो, इस एरिया की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स, जितना स्फीयर है उतनी तो हो ही सकती है ना। अगर मैं इसको फैलाता जाऊंगा, मैंने पहले स्फीयर का छोटा सा पार्ट लिया था मैंने, अब मैं इसको पूरा स्फीयर ले लूं, तो ये एरिया कितना हो सकता है हमारा, ये एरिया हमारा कितना हो सकता है, तो सॉलिड एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो सकता है मेरा मैक्सिमम 4 पाई एस आर। आपका प्लेन एंगल वो हो सकता है 2 पाई तक, और सॉलिड एंगल 4 पाई तक हो सकता है। दोनों ही डायमेंशनलेस है, दोनों की पर यूनिट है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कोई दो क्वांटिटी बताओ जो डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट है, आप इसके बारे में बता सकते हो, स्टेडियन है और आपका प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कितने तक वेरी कर सकता है, 2 पाई तक। सॉलिड एंगल कितने तक वेरी कर सकता है, 4 पाई तक। ठीक है, अब उसके बाद मेरा क्या है, कन्वेंशन है। किस चीज की कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर राइटिंग यूनिट्स। यूनिट्स को लिखने के लिए हमारी कन्वेंशन है। उस कन्वेंशन में आता क्या है, पहला मैं बोल दूंगा, उसके बाद बस बताऊंगा आपको, वो आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना। ठीक है, वैसे तो बुक में भी दिया हुआ है आपको, मैं समझा रहा हूँ आपको। पहला कन्वेंशन क्या है, कोई भी यूनिट अगर आपको फुल स्पेलिंग लिख रहे हो उसकी, तो वो स्मॉल में आएगी। जैसे मैं फोर्स की स्पेलिंग लेता हूँ, मैं फोर्स की स्पेलिंग, अगर इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन। ठीक है, अगर मैं उसका सिंबल लिखूं, सिंबल क्या होता है, छोटी कोई, मतलब उसका कोई छोटा लेटर लिख दो, एक लेटर लिख दिया, या उसका कोई सिंबल बना, जैसे सॉलिड एंगल का सिंबल ये बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे आगे आगे बहुत से आप जाओगे उनके सिंबल आएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो न्यूटन क्या है, तो इसके लिए बन जाएगा सिंबल कैपिटल एन। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं उसके साथ साथ, जैसे लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, स्मॉल में लिख दी मैंने। अब यहां मैंने स्मॉल एम लिख दिया, भाई यहां कैपिटल लिख दिया, यहां स्मॉल लिख दिया। क्यों लिख दिया मैंने, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स में है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट का सिंबल कैपिटल है, इसका मतलब वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उनका, जब हम उसकी यूनिट का सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल में। मीटर कोई साइंटिस्ट नहीं था, किसी का नाम नहीं था, इसके लिए ये तो स्मॉल में लिखा ही जाएगा, इसका जो सिंबल होगा वो भी स्मॉल में लिखा जाएगा। इसलिए मैंने, जब आपने देखा होगा कैल्विन का के, कैल्विन भी साइंटिस्ट थे, एम्पियर, एम्पियर भी साइंटिस्ट थे, इसलिए ए बड़ा लगाया। कैंडला CD लिख दिया मैंने, मोल में MOL लिख दिया मैंने, मास में, लेंथ में, सेकंड में, सब में स्मॉल। मास का kg था ना, kg भी स्मॉल आया था। तो पहली तो ये है इसकी। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारा, दूसरा कन्वेंशन क्या है हमारा, आप कोई भी यूनिट लिख रहे हो, आप जैसे मैं लिख रहा हूं सेंटीमीटर, तो इसका प्लूरल नहीं बनाना कभी भी, मतलब इसके पीछे एस नहीं लगाना। भाई सेंटीमीटर हो गया हमारा या मीटर्स हो गया, जैसे मान लो मैं लिखने लग दूं 10 सेंटीमीटर, तो आपको ऐसे लिख देना है, आपको ऐसे नहीं लिखना 10 सेंटीमीटर्स, या ऐसे नहीं लिखना 100 मीटर्स, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। राइट क्या है, 10 सेंटीमीटर्स और ये 100 मीटर्स।
ये आपका राइट आ गया। अच्छा, एक और क्या है आपका तीसरे नंबर पर, कोई भी यूनिट लिख रहे हो, जैसे आपके लिए आप क्या लिख रहे हो, सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम होता है ना इसका, इसका मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूब में वो वॉल्यूम में मीटर की उसकी है, क्यूब आती है ना, क्यूब आती है किसी भी यूनिट की, तो उसे वॉल्यूम आता है। तो अब इसको सेंटीमीटर में ऐसे नहीं लिखना है, सी डॉट 100 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये होगा 100 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं मैं 1000 सी डॉट सी, ये भी गलत है, इसको लिखना है 1000 सी सी, ये आपका ठीक है। एक ये हो गया आपका। अच्छा, अब आगे एक पॉइंट और है, मैं अगर फोर्थ पॉइंट देखूं मैं, वो कहता है कि आप ना जो स्लैश हम बोलते हैं, जैसे ये स्लैश हो गया, इसमें सॉलिडस लिखा हुआ है इन्होंने, प्रदीप में तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि भी सॉलिडस होता है, ये ना हमें एक ही यूज करना है। जैसे एक इंटेंसिटी का इन्होंने एग्जांपल लिया है, वर्क इंटेंसिटी का लिया हुआ है, इन्होंने क्या लिया, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब इसमें क्या आता है, वर्क डन का, वर्क डन के लिए हम होता है जूल, जूल साइंटिस्ट थे, जे बड़ा ही आ गया, उसके लिए हमारा होता है पर सेकंड, और उसके बाद पर यूनिट एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो ऐसे अगर लिखते हो ना, ऐसे गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत है, वो साफ मना कर रहा है कि ये चीज़ नहीं करनी है भाई, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो आपको होगा क्या, अगर जूल्स पर सेकंड को कर दोगे तो जूल्स पर सेकंड होता है वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर, ये सही है। ऐसे ऐसे कई बार क्वेश्चन आपके आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, भाई उन्होंने यूनिट ऐसे मेंशन कर दी है। AEEE भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, IIT थोड़ा सा और बढ़ा देता है, लेकिन मैं AEEE का जो देखा, जिसका JEE मेंस का है, बहुत बेसिक। ये आप सोच रहे हैं ना कि ये यूनिट ऐसी बकवास है, अच्छी नहीं है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ बहुत बेसिक है। जिसको इसकी नॉलेज होगी ना, वो आगे बहुत अच्छे से वो कर सकता है, फिजिक्स को पढ़ सकता है, हर चीज़ समझ सकता है। अच्छा, ये तो